नमस्कार दोस्तों, ईडन महिला महाविद्यालय के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। हालांकि टेंस से कुछ प्रश्न आए जाते हैं परीक्षा में और इसके लिए इंग्लिश को समझने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। आइए टेंस के बारे में ले चलते हैं आपको टेंस के माध्यम से टेंस तक। तो टेंस क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत में यानी टेंस क्या होते हैं, टेंस का कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि टेंस क्या होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस आपका होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं जिसमें होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूत का मतलब जो बातें बीत चुकी है उसको हम लोग कहते हैं, या जो कार्य किए गए जिस कार्य की बात हो रही है और उस कार्य या उस वाक्य में ये हमें इंगित कर रहा है कि वो बातें बीत चुकी हुई है या वो कार्य हो चुका है, तो उसके अंतर्गत की सभी बातों को हम लोग क्या करते हैं पास्ट टेंस के नाम से इंगित करते हैं। तथा फ्यूचर मतलब ये भविष्य की बात को बताएगा। तो ये क्या करेगा, भविष्य के बारे में बताएगा आपको। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं लेकिन तीनों के चार चार भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, उसी तरह फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। फ्यूचर के चार भागों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी सबसे पहली बात है कि पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है ता ते ती के बाद है वो इत्यादि शब्द आते हैं तो हम जान लेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कहने का मतलब ये है कि ता ते ती के बाद है वो शब्द आए तभी हम जानेंगे कि वह कौन सा सेंटेंस होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसमें एक बात याद रखने की है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तथा जब नेगेटिव सेंटेंस चालू हो जाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। ये छोटी सी बात है कि डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ, एंड डू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। तो इसकी पहचान बताती है कि जब सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जब सेंटेंस में रहा, रही, रहे के बाद हैं हो वो शब्द आए, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे इत्यादि शब्द आते हैं तो हम समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो उसमें रहा है शब्द आ रहा है तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम समझ लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन याद रहे रहा है, रही है इत्यादि शब्द आए तब समझेंगे हम क्या होगा। रहा, रही, रहे के बाद है वो शब्द आए तो उसमें हमारा क्या कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं इज, एम, आर को। इज का प्रयोग सभी सिंगुलर नाउन के साथ होता है जैसे ही, सी, इट। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मतलब आई के साथ जैसे मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू हाउस,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। लेकिन सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ, सभी सिंगुलर के साथ, जैसे राम घर जाए तो राम एक है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा याद रखने की बात है कि इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और यू वी दे अर्थात प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के रूप में लिखते हैं तो मेन वर्ब में इसमें क्या होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, क्रिया का फोर्थ फॉर्म और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, या तो क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगाएं हैविंग रूल वाले, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के नियमों के अंतर्गत जानेंगे कि यहाँ पे कार्य जो होगा वो कार्य हो चुका होगा। जैसे राम घर जा चुका है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मतलब इससे ये होता है कि सेंटेंस के हिसाब से ये पता चलता है। अभी देखिए ये लग रहा है कि काम तो खत्म हो गया, लेकिन काम लग रहा है कि अभी अभी खत्म हुआ है, तो इसके लिए क्या है, ये वर्तमान की बातों को बताता है, इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें चुका हो चुके के बाद ये ध्यान देने की बात है, या तो ये सेंटेंस में चुके हैं हूँ, या आ है, ई है, ए है। जैसे तुमने अपनी किताब पढ़ ली है, मैंने अपना काम कर लिया है, ये सारी चीजें जो होंगी ये भी क्या होंगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होगी। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको समझ लेना है कि इसमें क्या होगा कि ये मुख्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। इसकी सहायक क्रिया की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाने वाली वर्ब जो होगी वो हैज और है होगी। हैज का प्रयोग ही सी एक वचन कर्ताओं के साथ होगा, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा। और यहाँ पे यू वी दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, अर्थात प्लूरल नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब में ध्यान देने की बात है कि मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म इसका यूज करेंगे। जैसे मैं घर जा चुका हूँ, तो यहाँ पे होगा कि आई हैव गॉन टू हाउस या गॉन टू होम। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह रहा है, रही है, रहे हूँ इत्यादि शब्द आएंगे, लेकिन ध्यान देने की बात होगी कि आदि कार्य जारी रहने के समय का पता चल जाता है यहाँ पे। जैसे वो कार्य चल रहा है तो वो कब से कब तक चल रहा है, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से सो रहा हूँ, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। इसमें समय का पता चलता है कि जो कार्य हो रहा है वो कब से हो रहा है, उस बात को इंगित करेगा, तो हम समझ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं तथा हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ करते हैं। इसमें यू वी डी आई इत्यादि सेंटेंस होंगे। जैसे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल और बहु एक वचन के साथ एक, यानी हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देने की बात है कि हैव बीन का प्रयोग इसी एक वचन कर्ता और हैव बीन का प्रयोग वी आई वी दे के साथ करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात है कि अभी समय की बात हमने की थी, तो जब समय की बात आएगी तो इसमें समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय होगा तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस को ही देख लेते हैं, वह सुबह से टहल रहा है, वह सुबह से, तो सुबह से का मतलब क्या है, ये टाइम और पीरियड जो है वह सिंस को प्रदर्शित करेगा या निश्चित को प्रदर्शित करेगा। अब ये कर दिया कि सुबह से वो टहल रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो दोपहर में टहलेगा, तो ये क्या हो गया, निश्चित वाक्य हो गया। सुबह से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से, ये सब आए या आए। अगर टाइम और पीरियड दे दे, जैसे 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से, तो ये सब होंगे फार, यानी ये फार का प्रयोग करेंगे, सॉरी सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही कह दें कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 18 घंटे से, तो किस 18 घंटे से, किस 10 घंटे से, ये नहीं पता चल पाता है, तो इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। और उसी तरीके से
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे ता तेती के बाद है हुआ होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन यहाँ ता तेती के बाद था थे थे या आ ई ए ई थी ए थे आता है तो हम समझ रहे हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अभी बताए थे हम पास्ट के बारे में कि जो कार्य बीत चुका होगा, जिससे ये चलेगा हमें पता कि वो बातें बीत चुकी हैं तो उन सभी का अध्ययन करेंगे तो पास्ट होगा। और पास्ट के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट में ता था ती थी ते थे आ ई ए ई थी ए थे। मतलब मैं किताब पढ़ता था, चाहे वह किताब पढ़ता था, मतलब अभी वो इस समय नहीं पढ़ रहा उस किताब को, वो कभी पढ़ता था। तो क्या हो गया कि ये पास्ट को इंगित करेगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसके स्थान पे, इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है और ये एसवीओ फॉर्म मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद वर्ब बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इट शब्द है तो उसको बनाएंगे। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में जाने पर हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड मिल जाता है और डिड का प्रयोग करते हैं चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन, यानी सभी के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि डिड के साथ साथ हम सेकंड वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब सेंटेंस में डिड का प्रयोग कर लेंगे। डिड का प्रयोग करने का मतलब कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी डिड का प्रयोग करेंगे। तो जब डिड का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब को हम ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये बताता है कि इसमें रहा था रही थी रहे थे, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भांति होगा। लेकिन यहाँ पे रहा है रही है, लेकिन यहाँ रहा था रही थी इस बात को बताएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें हम रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द का यूज करेंगे। इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज और वेयर लेते हैं तथा इसके भी मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ लेते हैं। तो उसी तरीके से जैसे वह किताब पढ़ रहा था, वह किताब पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग बुक। यहाँ पे हमें देखना था इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और वाज का प्रयोग ही सी इट एक वचन करता हूँ, यानी सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे तथा प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस अगला सेंटेंस में देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि इसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे के बाद आ था, ई ए थे सब आए तो हम समझ लेंगे यह जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इसमें भी आ है, ई है, ए है, आएगा, लेकिन इसके अंदर था रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यही हमें समझने की बात ज्यादा समझना जरूरी होता है। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में इस सेंटेंस के बारे में नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि एक सेंटेंस दे देगा इंग्लिश में, कहेगा कि उसमें कॉमन एरर छांटने के लिए दे देगा या उस सेंटेंस को गलत दे देगा, कहेगा कि इसको राइट बनाइए, तो वो आपका टेंस से संबंधित रहेगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। और जब तक इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो लगता है कि टेंस नहीं बना सकते या अन्य कोई इंग्लिश के जो उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको जानना जरूरी था। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं तथा इसमें मेन वर्ब में सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आएंगे, लेकिन इसमें जो होगा जो कार्य होगा कार्य के जारी रहने का पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब कार्य के जारी रहने का समय का पता चल जाएगा तो उसमें हम सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। बाकी जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते आ रहे थे वही करेंगे। ये बात ध्यान देने की है, इसमें केवल सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करेंगे, ओनली हैड का, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, तो दोनों के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस की विशेषता ये है कि फ्यूचर टेंस में किसी काम में भविष्य के बारे में यानी वह काम के जारी होने की आगे की बात को बताएगा। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा,
अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है मैं किताब पढ़ूंगा, तो इसमें क्या हो गया, वो काम भविष्य में जाएगा, भविष्य में करने की जो काम कार्य की करने की जो क्रिया होगी उसको भविष्य में बताएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम लोग इसकी पहचान होती है गा देगी, इसमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ही सी इट यू दे वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, मतलब आई वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सेम उन्हीं की तरह, जैसे इसमें रहा है, रही है, रहे हूँ, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द है, उसी तरह इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। वही बातें पीछे वाली होंगी जो फ्यूचर टेंस में होती चली गई कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी शेष कर्ताओं के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर या आ होगा, ई होगी आदि शब्द आएंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम समझ लेंगे कि वो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक के रूप में शैल है, विल है का प्रयोग करते हैं, और इसके मेन वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान देने की बात है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इस सभी में हम लोग ओनली थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जब इसका फोर्थ फॉर्म की बात, यानी अगर फोर्थ फॉर्म की बात की जाए, वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात की जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं, बात एक ही होती है। तो इसमें जो सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत, इसमें हम देखेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के साथ जब किसी कार्य के जारी रहने के समय का पता चल जाएगा, तो याद रखने की बात है इसमें सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। और जब सिंस और फार का प्रयोग करेंगे तो इसमें समय के बारे में, तो समय क्या होगा, जब टाइम ऑफ पीरियड होगा तो उसके लिए फार का प्रयोग, और टाइम ऑफ इरेटिव सिस्टम होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग। जैसे देखते हैं कि जैसे किसी कार्य को सुबह से करें, दोपहर से करें या शाम से करें, तो हम समझ लेंगे कि वो उसमें निश्चित समय होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और जैसे किसी काम को 4 घंटे से 6 घंटे से 2 वर्षों से 4 वर्षों से करें, तो इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। अब तो ये आपका टेंस के संबंध में आपके सामने सारणी था, सारणी के संबंध में इसको हम लोग जान लिए थे। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं इसको विस्तार से। अभी हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको बता दिए हैं। इसकी जो पहचान होती है, पहचान में ताते ती या ता है, ती है, ते है के बाद है हूँ, तय ताते ती के बाद है हूँ शब्द आए तो क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसमें अभी हमने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं किस प्रकार से होता है इसका प्रयोग। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जब अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें करते क्या है कि जैसे आपको एक छोटा सा सेंटेंस देते हैं, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होते हैं, यानी साधारण वाक्य होते हैं। जैसे हम आपको कहें कि वह किताब पढ़ता है। अब देखिए वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसमें वह क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब
वह क्या करता है, तो वह पढ़ता है, यानी पढ़ना उसकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और वह पढ़ता क्या है, तो किताब। पढ़ता किसको है, किताब को। मतलब काम किसके लिए किया गया, तो वह होगा उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए यह यस ओ वी फॉर्म, और हम लोग इसी को क्या करेंगे, जब इसका रूल से बनाएंगे, जब नियम से बनाएंगे इस सेंटेंस को, इसमें लिख देंगे एस वी ओ, और इसी तरीके से आपको बनाना है टेंस को। जैसे देखते हैं कि वह किताब पढ़ता है, यहाँ से हमको लिंग का पता चल रहा है, मास्कुलिन जेंडर। अब इसमें क्या होगा कि वह के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ही, और पढ़ता है, पढ़ना, रीड मीन्स, और बुक मीन्स किताब हो जाएगा, बुक। अब देखने की बात यह है कि वह किताब पढ़ता है, ही रीड बुक। अब अभी बताया था कि यस या यस का प्रयोग करेंगे तो इसमें दो चीजें आती है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो स्वर होते हैं आई, ओ, यू, ई, ए। अगर किसी सेंटेंस के वर्ब में, वर्ब के अंत में, अंत वाला जो अक्षर होगा, अगर वह अक्षर इनमें से कोई भी हो, या ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर इस पांचों में से कोई एक होगा, तो उसके लिए हम तुरंत क्या करेंगे, तो इन सब के अंत में हम लोग जोड़ते हैं ईएस। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी आ जाए, शेष कोई कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन आ जाए वावेल्स के साथ, वावेल्स इज द यूज फॉर ए आई ओ यू, एंड जोड़ लेते हैं उसमें ईएस। लेकिन अगर व्यंजन की बात की जाएगी तो व्यंजन के साथ हमेशा हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, जैसे बी, सी, डी, एफ, एच, इस सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। आर ऑफ द ए यू यू, मतलब ए आई ओ यू ई के साथ, इनको सभी को छोड़कर सभी के साथ यूज ऑफ द एस। तो हम सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे सिवाय ए ई आई ओ यू यानी वावेल्स को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एस हो जाएगा। अगर आ जाए कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो अभी जैसा कि हमने बताया यहाँ पे एस फॉर्म हो जाएगा, ये वी फॉर्म और ये वो, मतलब सब्जेक्ट, क्रिया और कर्म। तो इसको बनाने के लिए एस भी ओ फॉर्म में लगाएंगे तो हो जाएगा ही। अब देखिए गो, तो गो आ गया, तो गो में क्या है, ओ है, और वो क्या है, वावेल। तो वावेल के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ईएस लगा लेंगे, ईएस लगा लेंगे। और उसके बाद टू क्या कर रहा है, घर जा रहा है, मतलब हाउस, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका कि यस और ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में आ जाए कि मैं किताब पढ़ता हूं, यहाँ पे वो किताब पढ़ता के स्थान पर मैं किताब पढ़ता हूं आ जाए, तब क्या करेंगे, मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मैं होगा, वर्ब होगी, पढ़ने की बात है तो पढ़ना इसमें वर्ब हो जाएगी, और किताब इसमें ऑब्जेक्ट होगी। सेंटेंस देखते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं, तो हो जाएगा आई। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले एस फॉर्म बनेगी, एस वी ओ, और हम लोग बनाएंगे तो एस वी ओ कर लेंगे। तो हमें देखना है कि आई, इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो रीड, और दी बुक, फुल स्टॉप। अगर हम इसमें यस लगाते हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि
अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम करेंगे क्या कि यस या यस लगाएंगे, तो फिर यहाँ गलत कैसे हो जाएगा। तो समझने की बात यही है कि अगर सिंगुलर होंगे, अगर हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिए गए होंगे अगर वो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर नंबर्स के साथ हमेशा एस या एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल होंगे तो वहां न एस का प्रयोग करेंगे न ईएस का प्रयोग करेंगे, सीधे मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लगा करके सेंटेंस को बना लेंगे। तो ध्यान देने की बात है कि अगर सिंगुलर फॉर्म होगी तो सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट या अन्य कोई नाम आ जाए, राम श्याम मोहन सीता गीता, तो उसके लिए हम लोग इसकी जो होंगे जब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब में यस या ईएस लगा लेंगे, यस या ईएस लगा लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद अदर जो चीजें होंगी बनाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये हो गया आपका कि हमने कैसे समझाया इसको कि अगर ये प्लूरल आएंगे तो हम यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर प्लूरल नहीं आते हैं सब्जेक्ट तब हम यस ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस का प्लूरल और सिंगुलर नंबर का अध्ययन था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये देख लेते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस में आप जाएंगे तो उसमें क्या होगा, निषेधात्मक शब्द आएगा, उसमें नकारात्मक एक शब्द आएगा। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, मतलब इसमें जो यह शब्द आया ना यही क्या है, निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड है तो ये पूरे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है, नकारात्मक सेंटेंस बना दे रहा है, यानी निषेधात्मक सेंटेंस बना रहा है, मतलब उस किताब को नहीं पढ़ने की बात की गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ तक हमने ये देखा कि यहाँ पे केवल यस और यस का प्रयोग किया, यहाँ पर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज अध्ययन कर लेंगे कि यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे और डू का प्रयोग करेंगे। तो डज और डू का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ही, सी, इट एक वचनकर्ताओं के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, आई, दे इन सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या होगा कि जैसे दिया हुआ है कि वो किताब नहीं पढ़ता है, तो हम देखेंगे कि ही डज और नॉट, डज नॉट रीड दी बुक, फुल स्टॉप। अब देखिए इसका रूल क्या होगा, इसके रूल में ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का मतलब या डू या डज का प्रयोग करेंगे, या इसके बाद तुरंत प्लस नॉट का प्रयोग, प्लस वर्ब, मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसके बाद अगर अदर कोई वर्ड आते हैं तो उनको बनाएंगे, अन्यथा सेंटेंस के बाद अंत में लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा उसको जान लेते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि सेंटेंस में कोई ना कोई प्रश्न करने वाला वाक्य या शब्द जरूर होगा। जैसे हम देख लेते हैं कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, मतलब इसमें देखिए वह क्या कर रहा है, क्या शब्द आ गया, यही क्या है इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। और यही कहा था कि क्या वह पढ़ता है। अब देखिए सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है कि जिसका जवाब हम एस या नो में देते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता है, एस हाँ पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है, नो नहीं पढ़ता है। अगर यहाँ पे करें कि वह क्या पढ़ता है, अब यहाँ पे वह क्या पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, गणित पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, या अन्य करंट अफेयर्स या दैनिक समाचार पत्र, अन्य कोई भी चीजें पढ़ सकता है, तो इसका आप जवाब एक शब्द में नहीं दे सकते। तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग नियम है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आ जाए, शुरू में वाक्य के पहले आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें भी सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू और दे के साथ, और डज का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट। एक वचनकर्ताओं के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं डज का, और प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं डू का। जैसे इस सेंटेंस में आपको यही दिया हुआ है कि वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले व्हाट डज ही रीड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझने की बात क्या है, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। तो आपको यही समझना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, आपका सेंटेंस हो गया। ये किस तरीके का, जब सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, अगर सेंटेंस के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तब क्या करते हैं, तो करते क्या है, सेंटेंस के शुरुआती या वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसमें हम लोग इसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, इसके स्थान पर ही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। जैसे देखते हैं कि क्या वह पढ़ता है, तो क्या वह पढ़ता है, तो नहीं पढ़ता है, या पढ़ता भी होगा, हमें क्या उससे सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए तो क्या वह पढ़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार इसकी वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार ही ली जाएगी। तो यहाँ पे जब ही हो गया तो लिखेंगे कि ही, यहाँ पे रीड हो जाएगा, रीड, और यहाँ पे लगा देंगे डज ही रीड और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या वो पढ़ता है। तो आज के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त किए हैं, और अगली वीडियो हम लोग अगले जो शेष बचे हुए पार्ट होंगे उनका अध्ययन करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम उससे समझ कर या उससे हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो अगली वीडियो में उसको सुधार के बताने की प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।